हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या होता है इसको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। लेकिन गॉस लॉ पढ़ने से पहले आपको जानना होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, जो मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था। फिर भी आज मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। देखिए, अगर ये एक सरफेस है और इस सरफेस से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही होती हैं, जैसे मान लीजिए इस सरफेस से 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही हैं और बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस सरफेस से पास नहीं कर रही हैं, तो इसका फ्लक्स जो हो गया वो हो गया 3। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस से पास करती हैं वही फ्लक्स कही जाती हैं। और कंडीशन इज दैट कि ये जो फ्लक्स होता है ये 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहला, इलेक्ट्रिक फील्ड पर, दूसरा एरिया वेक्टर पर, यानी कि हम लोग कह सकते हैं एस वेक्टर, और तीसरा उन दोनों के बीच के एंगल पर। मतलब कि जो भी हम निकालते हैं फ्लक्स वो इन 3 चीज़ों पर डिपेंड करती हैं। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उतना ही ज़्यादा फ्लक्स होगा। मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी तो आप खुद सोच सकते हैं यहाँ से ज़्यादा फील्ड लाइन क्रॉस करेंगी। देखिए, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड उतने ही ज़्यादा फील्ड लाइंस, और जितनी ज़्यादा फील्ड लाइंस उतना ही ज़्यादा फ्लक्स। तो फ्लक्स इज डिपेंड्स ऑन द 3 क्वांटिटीज, इलेक्ट्रिक फील्ड, सरफेस और उनके बीच का एंगल। ये हो गई पहली बात। अब दूसरी बात, हम लोगों ने फॉर्मूला क्या रखा था इसका, कि एक जब छोटा सा सरफेस लिया था, मैंने छोटा सा सरफेस ds लिया था हम लोगों ने, या डेल्टा एस जब हम लोग लिया था, तो उस केस में हम लोगों ने कहा था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर पास कर रही है तो डी फाई यानी डेल्टा फाई होता था E डॉट डेल्टा एस। ये हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर डेल्टा एस एक छोटा सा सरफेस है और इसका एरिया वेक्टर है हमारा डेल्टा एस वेक्टर, तो डेल्टा फाई हो जाएगा हमारा E डॉट डेल्टा एस वेक्टर। ठीक है, और अगर इसको हमने ओपन कर दिया तो ये हो जाएगा E डेल्टा एस कॉस थीटा। दिस इज द वैल्यू ऑफ फ्लक्स। और हमने कहा था कि जब आपका ये डेल्टा एस बहुत छोटा होगा तो उस केस में हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा फ्लक्स होगा वो हो जाएगा E डॉट डी एस। E डॉट डी एस का सरफेस इंटीग्रल, दिस इज कॉल्ड टोटल फ्लक्स। तो एक बार फिर से हम रिवाइज कर देते हैं ताकि आपको गॉस लॉ अच्छे समझ में आए। पहला ये कि जितनी फील्ड लाइन पास करती हैं वही उनकी फ्लक्स कही जाती हैं। अगर आपके थ्रू 10 बुलेट पास कर रही हैं, भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता अगर ऐसा हो, लेकिन अगर आपके थ्रू 10 बुलेट पास करेंगी तो आपका फ्लक्स हो जाएगा 10। उसी तरह से जितनी ज़्यादा फील्ड लाइन क्रॉस करती हैं किसी भी सरफेस से, हाँ, कंडीशन होता है कि परपेंडिकुलर पास करना चाहिए। तो जो परपेंडिकुलर पास करती है जितनी भी फील्ड लाइंस वही कही जाती हैं फ्लक्स। और एज द डेफिनेशन हम लोग कहते हैं कि जो डेल्टा एस होता है, छोटा सा सरफेस की वजह से जो फ्लक्स आता है डेल्टा फाई, वो होता है E डॉट डेल्टा एस वेक्टर, जिसे हम लोग खोलते हैं तो E डॉट डेल्टा एस कॉस थीटा हो जाता है। जब डेल्टा एस बहुत छोटा होता है तब हम कह सकते हैं टोटल फ्लक्स जो आ गया वो आ गया E डॉट डी एस। तो इस बात को याद रखिए, सिर्फ आपको 2 बातें याद रखनी है। पहली बातें कि जो फील्ड लाइन उसे परपेंडिकुलर पास करना है किससे? इलेक्ट्रिक फील्ड से, टू इलेक्ट्रिक फील्ड। और दूसरा आपको याद करना है कि जो टोटल फ्लक्स जो होता है वो होता है E डॉट ds।
ई डॉट डी एस। तो इस बात को आपको याद रखना है, जो भी फील्ड लाइन परपेंडिकुलर पास करेंगी वही फ्लक्स देती हैं, इसके अलावा कोई भी फ्लक्स नहीं देता। तो फील्ड लाइन जो भी पास करेगी परपेंडिकुलर, किसके परपेंडिकुलर? सरफेस के परपेंडिकुलर, वही फ्लक्स हमें देता है। और एज अ डिफिनेशन ई डॉट डी एस गिव्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, अब एक चीज और आप समझ सकते हैं फ्लक्स के बारे में, कि अगर सपोज करिए कि हमारा जो एरिया है, एरिया वेक्टर, वो कुछ ऐसे है, दिस इज कॉल्ड एरिया वेक्टर, हमने कहा इसको ds वेक्टर, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कुछ इस तरह से है, इस तरह से, यह है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसके बीच में एंगल बनता है थीटा। तो अब आप कहोगे कि ये बताइए इसका फ्लक्स हम कैसे निकालेंगे? तो मैंने क्या कहा? मैंने कहा आपसे कि जो भी फील्ड परपेंडिकुलर पास करती है वही फ्लक्स देती है। तो इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड का जब हम दो कंपोनेंट निकालेंगे तो एक कंपोनेंट हो जाएगा ई कॉस थीटा और एक हो जाएगा ई साइन थीटा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। ये जो ds देख रहे हो आप, ये इस सरफेस के परपेंडिकुलर है, सीधी बात है। तो ई के होंगे दो कंपोनेंट, एक हो जाएगा आपका ई कॉस थीटा और एक हो जाएगा ई साइन थीटा, दिस इज कॉल्ड ई साइन थीटा। तो ये जो कंपोनेंट है ई कॉस थीटा, यही आपको फ्लक्स देगा, ई साइन थीटा वाला कंपोनेंट फ्लक्स नहीं देगा, क्योंकि वो सरफेस से पास ही नहीं करेगा, वो तो सरफेस को ट्रेस कर लेगा। ठीक है, तो इसका अगर हम दूसरा एग्जांपल देखें तो ऐसे देखिए, अगर मान लीजिए कि ये हमारा एक सरफेस है, अब ये है आपका ds वेक्टर और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, फिर से एंगल थीटा। तो अब आपको फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड को आपको परपेंडिकुलर देखना है, तो यहां आ जाएगा E, दिस इज कॉल्ड E कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा E साइन थीटा। इन दोनों का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड चाहे जिस भी एंगल से पास करे, आपको फ्लक्स निकालने के लिए चाहिए होगा E कॉस थीटा। अगर किसी थीटा एंगल से पास कर रही है तो E चाहिए होगा आपको E कॉस थीटा, क्योंकि वही होगा परपेंडिकुलर ऑफ द सरफेस। तो दो बातें आपको याद रखनी है कि जितनी फील्ड लाइन परपेंडिकुलर पास करती हैं वही फ्लक्स देती हैं, और दूसरा टोटल फ्लक्स होता है फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस ऑफ सरफेस इंटीग्रल। ठीक है, ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है फ्लक्स के लिए। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज़ आपको जाननी चाहिए, वो क्या है? वो ये है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स में जो एंगल होता है, दिस वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये एंगल बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और एग्ज़ाम में गलत करके चले आते हैं, और जब निकलते हैं बाहर तो कहते हैं मैंने तो कर लिया है, मेरे तो बहुत अच्छे नंबर आएंगे। जब नंबर आता है तो कहते हैं अरे ये क्या हो गया। सो प्रॉब्लम क्या है एंगल की? ऑलवेज रिमेंबर दैट थर्ड पॉइंट इज दैट जो एंगल होता है थीटा, वो एंगल E और ds के बीच होता है। मैं लिख देता हूं आपको, E और ds वेक्टर के बीच होता है, E और ds वेक्टर के बीच होता है। अगर आप ये तीन चीज़ें याद रखें तो आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़िंदगी भर याद रहेगी। पहली क्या चीज़ है कि जो सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करती है, वो जो परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करेंगी वही आपको फ्लक्स देंगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो टोटल फ्लक्स आता है वो E डॉट ds होता है, सरफेस इंटीग्रल। और तीसरा इंपॉर्टेंट बात, जो थीटा होता है वो एंगल होता है ds वेक्टर और E के बीच में। लेट्स एग्जांपल, आपको समझ में आएगा अच्छे से फ्लक्स के बारे में। लेट एग्जांपल, सपोज कर लेते हैं कि ये एक स्फीयर है, ठीक है, और इस स्फीयर के ये परपेंडिकुलर ds है और यहां से कुछ एंगल बनाता हुआ E, और ये हुआ हमारा इसका सरफेस। और हमने बोला
कि ये जो एंगल दिया हुआ है, ये एंगल दिया है आपका 60 डिग्री, और अब बताइए कितना होगा इसका फ्लक्स। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। व्हाट अबाउट द फ्लक्स? तो फ्लक्स हो जाएगा यहां पर, आप बोलोगे फ्लक्स इज इक्वल टू, सर बहुत आसान आपने समझाया हमको, ई डॉट डी एस। वेरी गुड, बस इतना ही करना है। अच्छा, ई कितना होता है? ई तो ई होता है, और डी एस आप लिखोगे डी एस कॉस थीटा, क्योंकि वेक्टर को हटा दिया मैंने, तो ई डॉट डी एस कॉस थीटा, वेक्टर गया, हमने लगाया इंटीग्रेशन साइन। अब थीटा क्या है यहां पर? आप लोग 60 डिग्री नहीं, थीटा इज नॉट 60 डिग्री, थीटा इज दिस वन 30 डिग्री। एग्जाम में ये जरूर दिया रहता है और आप कंफ्यूज हो जाते हो। थीटा इज एंगल बिटवीन ई एंड डी एस, ई एंड डी एस। सरफेस से एंगल नहीं होता है, मैं आपको एक बार और समझा देता हूं, ठीक है, आपको समझ में आएगा। हमने ये लिया है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से ऐसे पास कर रही है। अब सपोज करो ये ऐसे पास कर रही है और एंगल दिया हुआ है सरफेस से। एंगल कहां से दिया? सरफेस से 30 डिग्री। तो एंगल हम क्या मानेंगे? 60 डिग्री। एंगल सरफेस से नहीं मानेंगे, एंगल हम मानेंगे परपेंडिकुलर से। फिर समझ लीजिए, ये है सरफेस और ये है परपेंडिकुलर, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही ब्लू कलर की, इसका एंगल दे रहा है सरफेस से, और मान लीजिए सरफेस दे रहा है हमारा 30 डिग्री। तो इस केस में आप क्या लोगे? 60 डिग्री, क्योंकि वो एंगल होना चाहिए परपेंडिकुलर से, नॉट सरफेस से। तो ये बात आपको हमेशा याद रखनी चाहिए जब भी आप एंगल रखेंगे। तो अब एक आप कहोगे सर ये बताइए, यहां पर हमने कॉस थीटा रखना है 30 डिग्री, लेकिन डीएस क्या रखें? डीएस का क्या करें हम लोग? डीएस इज टोटल सरफेस एरिया, डीएस इज टोटल सरफेस एरिया। आप बताओ इसका सरफेस एरिया कितना आएगा? अगर ये स्फीयर है तो कितना आएगा इसका? 4 पाई आर स्क्वायर। बस सिंपल, दिस इज कॉल्ड ई 4 पाई आर स्क्वायर, और कॉस 30 डिग्री रखेंगे हम लोग यहां पर, और ये हमें आंसर मिल जाएगा यहां से ई 4 पाई आर स्क्वायर, और कॉस 30 कितना होता है? √3/2। तो दिस इज द फ्लक्स। तो फ्लक्स को आप अच्छे से समझ गए होंगे। फ्लक्स 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक, वो एरिया कितना बड़ा है, जितना बड़ा एरिया होगा उतना ही ज़्यादा फ्लक्स लाइन पास करेंगी। और दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है। स्ट्रेंथ का मतलब जो लाइन जितनी पास होंगी, बताया था मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जितनी पास होंगी, जितनी पास होंगी उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा। अगर आप कंपेयर करिए कि अगर आप जा रहे हो किसी शादियों में और आपको लग रहा है कि ये शादी कैसी हो रही, शादी अच्छी है या नहीं है, तो आप कैसे कंपेयर करते हो? हाँ, वहाँ देख के प्लेट, कितनी प्लेटें हैं, कितनी आइसक्रीम्स, या फिर बाजा कितना अच्छा बज रहा है, डेकोरेशन कितना अच्छा है, ऐसा नहीं है। आपको देखना है कि यहाँ पर कितने लोग आए हैं। जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ही सक्सेसफुल पार्टी होगी। अब आप मान लीजिए किसी पार्टी में गए और बहुत ज़्यादा डेकोरेशन किया गया है, बहुत सारे प्लेटेड हैं, 100-500 प्लेट रखे हुए हैं, और आदमी है 5-6, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप जब देखोगे शादियों में, आप देखोगे कि एरिया ज़्यादा है, मतलब अच्छा खासा एरिया है, ऐसा नहीं कि गली में ही लगा दिया टेंट और शादी कंप्लीट। एरिया ज़्यादा होनी चाहिए, और साथ साथ उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी ज़्यादा होनी चाहिए। जितनी फील्ड लाइन पास होंगी उतना इलेक्ट्रिक फील्ड आपका स्ट्रांग होगा। इस दिमाग में याद रखिए। तो आपको समझ में आ गया होगा अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पूरा कहानी, ठीक है। फिर भी अगर ना समझ में आए तो मेरी पिछली वीडियो में जाकर जरूर देखा करिए, वो भी अंत तक देखा करिए, ठीक है। इससे आपका भी भला होगा और मेरा तो खैर हो ही जाएगा, ठीक है। एक डिफरेंस मैंने बताया था, डेल्टा और डीएस में क्या डिफरेंस होता है। देखो, डेल्टा एस और डीएस में कोई डिफरेंस नहीं होता। देखो, आप चाहो मैं आपको समझाता हूं, आपको जानकर बहुत ही आश्चर्य होगा। अगर आप ये लिखते हो ना ई डॉट डेल्टा एस ऐसे, और यहां सिग्मा लगा देते हो तो भी सही है, ये भी फ्लक्स ही देता है, टोटल फ्लक्स ही होगा। और या फिर आप ये लिखो फाई इज इक्वल टू ई डी एस, तो वो भी फ्लक्स ही होगा।
या फिर आप ऐसे लिखो E इज इक्वल टू ई एस, तो वो भी फ्लक्स होगा क्योंकि आपने ds को इंटीग्रेट करके s कर दिया है। या फिर आप ये लिखो फाई इज इक्वल टू ई एस कॉस थीटा, तो वो भी फ्लक्स ही है। तो सब फ्लक्स ही है, बस आपको हर एक लेटर को फील करने की ज़रूरत है। ठीक है, जैसे वांट और लाइक, ये दो वर्ड है। वांट माने भी चाहना होता है और लाइक माने भी चाहना होता है, लेकिन दोनों के वर्ड्स में बहुत डिफरेंस है, फीलिंग में डिफरेंस है। तो वर्ड्स पे मत जाइए, फीलिंग क्या होती है। ds का मतलब छोटा, डेल्टा s मतलब उससे थोड़ा सा बड़ा, s का मतलब कंप्लीट, इंटीग्रेशन का मतलब सबको सम करना है, और डॉट का मतलब, वेक्टर का मतलब कि अभी इसके बीच एंगल देखा जाएगा। अगर डॉट है तो कॉस थीटा होगा, अगर वेक्टर है तो कॉस थीटा होगा, क्रॉस है साइन थीटा होगा। तो ये सारी चीज़ों को फील करिए। अगर आप याद करेंगे वो भी रट के, तो फिर मज़ा नहीं आएगा, है ना। इसलिए आप फील करें, हर वर्ड्स को फील करें फिजिक्स के कि कौन सी चीज़ क्या लिखी। अब जैसे ये लिखा है एस, इसका मतलब क्या, इसका मतलब इसको आपको सरफेस इंटीग्रल करना है। इसको आपको, अगर ये होता है स्फीयर तो आपको 4 पाई आर स्क्वायर लिखना है। अगर ये होता है मान लीजिए कि क्यूब, तो आपको इसको लिखना है 4a स्क्वायर 6a स्क्वायर सरफेस एरिया। तो जो भी आपको दिया रहेगा शेप, उसके टोटल एरिया को आपको यहाँ लिख देना है। दिस इज द टोटल एरिया ऑफ द शेप, टोटल एरिया ऑफ द शेप वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिस थ्रू इट। तो वो एरिया जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही हैं, उसी एरिया को यहां पर लिखा जाता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड फ्लक्स। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। हमारा मेन टॉपिक है गॉस लॉ, जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो गॉस लॉ में बहुत सिंपल है, इतना सिंपल है कि आप अगर एक बार पढ़ लो तो फिर दोबारा पढ़ने की आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। आपको क्या करना है, गॉस थ्योरम कहता था कि एक चार्ज है, ठीक है, यहाँ पे एक चार्ज रखा गया क्यू चार्ज, और इसके अराउंड आपने एक सरफेस लिया है। ठीक है, इस सरफेस को कहते हैं गॉसियन सरफेस, इट इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। ठीक है, ये चार्ज रखा हुआ है इसके अंदर। अब कहोगे सर व्हाट अबाउट द गॉसियन सरफेस, इट इज़ अ हाइपोथेटिकल सरफेस। यहाँ भी ऐसा कोई सरफेस नहीं होता। ठीक है, अक्सर हम ऐसा क्यों पढ़ते हैं जो होता ही नहीं है, क्योंकि हम उसे एज्यूम कर लेते हैं। अगर एज्यूम नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। ठीक है, एज्यूम करना पड़ता है। चलिए, तो ये हमारा एक गॉसियन सरफेस हमने मान लिया है। तो क्या ये गॉसियन सरफेस हमेशा स्फेरिकल होगा? नहीं, आपकी जो इच्छा हो, जो शेप आप चाहें वो शेप आप मान सकते हैं, लेकिन फॉर बेटर कैलकुलेशन आपको ये सरफेस मानना चाहिए स्फेरिकल। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप सिलिंड्रिकल भी देख सकते हैं गॉसियन सरफेस। जैसे मान लीजिए ये चार्ज रखा हुआ है और इसके अराउंड एक सिलेंडर है, तो ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि ये एक चार्ज है और यहां पर इस तरह से, ये देखिए यहां पर एक चार्ज रखा हुआ है, तो यहां पे सरफेस कैसा है, क्यूबिकल सरफेस है, यहां सिलेंड्रिकल सरफेस है और यहां पर स्फेरिकल सरफेस है। सरफेस कैसा भी हो सकता है। चार्ज के अराउंड हमें एक सरफेस एज्यूम करना है, जिसे हम लोग कहते हैं गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस क्या होता है? गॉसियन सरफेस वो होता है जिसके अंदर चार्ज रखा होता है। तो आपको क्या बोलना है, द सरफेस इन विच चार्ज रहता है, इन विच, जिसके अंदर चार्ज रहता है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। अब मान लीजिए आप एक गॉसियन सरफेस हैं, सपोज कीजिए कि आप एक गॉसियन सरफेस हैं, आपकी बॉडी एक गॉसियन सरफेस है, तो उसके अंदर एक चार्ज होगा। अब बताइए वो चार्ज क्या है। अगर आप एक गॉसियन सरफेस हैं तो आपके अंदर वो चार्ज क्या होगा, तो क्या होगा? तो आप कहोगे सर हमारे अंदर बहुत कुछ है, हम क्या बताएं, हैं बता भी ना पाएंगे। ऐसा नहीं है। सबसे मेन चीज़ क्या है आपके अंदर, क्या लगता है आपके अंदर सबसे मेन चीज़ क्या है? मेरे हिसाब से सबसे जो मेन चीज़ है वो आपका हार्ट है। जब तक वो चलता है आप गॉसियन सरफेस रहते हो, और जब वो चलना बंद कर देता है तो आप कुछ और हो जाते हो।
तो दैट मीन्स कि जो गॉसियन सरफेस है, अगर हम आपको मान लें कि यू आर अ गॉसियन सरफेस, तो आपके अंदर जो हार्ट है इट इज कॉल्ड चार्ज। ठीक है, तो उसी तरह से यहां पर ये है आपका हार्ट और ये है आप कौन सरफेस, और इस सरफेस से बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही होंगी। ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही होंगी, प्लस चार्ज है तो यहां से बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही होंगी। अब हमने क्या किया, इस सरफेस पर एक छोटा सा सरफेस लिया मैंने ds, ठीक है, दिस इज कॉल्ड ds, और ये हुआ एरिया वेक्टर ds वेक्टर। एरिया के परपेंडिकुलर वेक्टर को बोलते हैं एरिया वेक्टर, दिस इज कॉल्ड ds वेक्टर। एक गोला, उस गोले पे हल्का चिप्पी मारिए, फुटबॉल देखा होगा आपने, फुटबॉल में हर ऐसे ऐसे बने होते हैं चकोर चकोर, तो वो एक जो चकोर है उसको मान लीजिए कि वो है एक आपका ds, और बीच में अगर रखा हुआ है चार्ज तो वहां से सीधा पास करता हुआ निकल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बताइए, अगर जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से निकलेगा, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है E। अब आप बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड और ds वेक्टर के बीच एंगल कितना, 0 डिग्री, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं। आप कोई भी आप सरफेस से, यानी कोई भी टुकड़े से जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो ऑलवेज वो ds वेक्टर क्या हो जाएगा, पैरेलल, उनके बीच एंगल बनेगा 0। बस सिंपल, आ गया आंसर। तो गॉस थ्योरम क्या कहता है, गॉस थ्योरम कहता है इट स्टेट्स दैट वो ये कहता है कि जो इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेगी, इस गॉसियन सरफेस के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेगी, टोटल फ्लक्स passes through the Gaussian surface is 1/epsilon times टोटल चार्ज। तो इस बात को फोकस करिए, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज दैट, नॉट चार्ज, टोटल चार्ज। अगर यहां पर एक और चार्ज होता, यहां एक और चार्ज, सबको प्लस करिए, टोटल चार्ज। फिर से समझ लीजिए, गॉस लॉ ये कहता है, गॉस थ्योरम ये कहता है कि एक गॉसियन सरफेस से जितनी फील्ड लाइन पास हो रही हैं तो होने दीजिए, लेकिन उनका जो फ्लक्स आएगा वो फ्लक्स कितना आएगा, 1/epsilon टाइम्स टोटल चार्ज। ठीक है, ऐसे समझिए आप, एक फुटबॉल के अंदर से बहुत सारी फील्ड लाइन निकल रही है, फुटबॉल के बीचों बीच अंदर में रखा हुआ है चार्ज, और वहां से बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकल रही हैं। तो कोई पूछेगा ये बताओ कि उससे टोटल फ्लक्स कितनी निकल रही है, तो आप कहोगे कि टोटल फ्लक्स जो होता है वो हमने पढ़ा है कि फ्लक्स इज इक्वल टू E.ds, ये हमने पढ़ा है कि यही फ्लक्स निकलेगा। ठीक है, क्योंकि उस सरफेस का जो सरफेस वेक्टर होगा, एरिया वेक्टर होगा, वो ये होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये होगा, इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे और इसको हम लोग सरफेस इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये फ्लक्स हो जाएगा। यही हुआ। फिर समझिए, एक फुटबॉल से जितनी फील्ड लाइन निकलती है आप निकलने दीजिए, और आपसे कोई पूछता है कि इसका फ्लक्स कितना हुआ, तो आप क्या बताओगे कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ E.ds, इट इज कॉल्ड फ्लक्स। लेकिन इसी को आप गॉस के चश्मे से देखोगे, गॉस के चश्मे से, तो गॉस के चश्मे से ये कहेगा कि ये जो फ्लक्स होगा वो 1/epsilon टाइम्स Q भी होगा। ठीक है, तो गॉस लॉ आपको कहता है कि जो फ्लक्स होगा वो ये होगा 1/epsilon टाइम्स Q, और बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, दिस वन, E.ds। समझ में आया दोनों फर्क। बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ E.ds, एंड बाय द गॉस थ्योरम इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 1/epsilon टाइम्स Q। ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा आपको। अब हम लोग बात करेंगे इसके
प्रूफ की कि नाउ इसे हम लोग प्रूफ करते हैं। एग्जाम में आता है कि प्रूफ कीजिए गॉस थ्योरम को, ठीक है। तो हम लोग आइए प्रूफ करते हैं इस गॉस थ्योरम को। चलिए, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने लेट किया है, सबसे पहले लेट किया है एक स्फीयर हमने लेट कर लिया जिसका रेडियस था r, हैज रेडियस r, ठीक। और हमने मान लिया कि q चार्ज इसके सेंटर पे है एंड q चार्ज केप्ट इनसाइड इट, ठीक है। तो बस आपको दो चीजें एज्यूम करनी है कि हमने मान लिया कि एक स्फीयर है रेडियस r का और उसके अंदर ये चार्ज q रखा गया है। वो स्फीयर क्या है, वो स्फीयर को आप कह सकते हो इट इज अ गॉसियन सरफेस। तो एक गॉसियन सरफेस है, ये इनविजिबल है, ठीक है, आप इसे कुछ भी समझ सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स, व्हाट अबाउट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो आप कहोगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ई डॉट डी एस, दिस वन, यही होता है। डायग्राम इज सेम, ये डायग्राम है, ये देखो क्यू चार्ज है, ये स्फीयर है और यहां हमने क्या लिया हुआ है, एक चिप्पी लिया हुआ है। चिप्पी में समझते हैं, चिप्पी जो आप तरबूज खाते हैं, कभी तरबूज खरीदा है कभी, तो उसमें कहते हैं चिप्पी काट के दिखाओ कि देखें कि उसमें लाल अंदर है कि नहीं है, तो आप चिप्पी कटवाते हो, चिप्पी काटता है ना, हाँ। और उसके बाद जब आप कहते हो नहीं हम नहीं लेंगे, तो क्या करता है फिर वो, हाँ, फिर कहामत है। तो चिप्पी मत कटवाया करिए, क्योंकि चिप्पी कटवाने के बाद आपको लेना ही पड़ेगा, या तो फिर हरा निकल जाए और हल्का से भी लाल होगा, तो फिर आप ये नहीं कह सकते कम लाल है ज़्यादा लाल है, बस ये गारंटी लेता है वो कि अंदर लाल होगा। तो वो चिप्पी काटा, आपको दिखाया, अंदर झांक के देखिए लाल है, आप कहेंगे लाल है, बस लीजिए, लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। वैसे ही आपने चिप्पी काटा है यहाँ पर, और काट नहीं दिया, एक चिप्पी लिया हुआ है, ds एरिया इसका है, और यहाँ से ds वेक्टर परपेंडिकुलर है, और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड भी परपेंडिकुलर ही जा रही है इस सरफेस के, मतलब कि सरफेस से परपेंडिकुलर, सरफेस से परपेंडिकुलर का मतलब होता है एरिया वेक्टर के पैरेलल, ये याद रखिए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस के परपेंडिकुलर मतलब एरिया वेक्टर के पैरेलल, सरफेस के परपेंडिकुलर मतलब एरिया वेक्टर के पैरेलल। इस बात को याद रखिए, जब भी क्वेश्चन में दिया हो सरफेस के परपेंडिकुलर, इसका मतलब एरिया वेक्टर के पैरेलल, ठीक है। तो बस हो गया। ई की वैल्यू कितनी होती है सर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, वेरी गुड। व्हाट अबाउट डी एस, इसे इंडिकेट करेंगे तो कितना आएगा डी एस सर, 4 पाई आर स्क्वायर। देखिए ये 4 गया, 4 गया, पाई गया, पाई गया, आर स्क्वायर गया, आर स्क्वायर गया, क्या बचा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया हमारा टोटल फ्लक्स। इट्स सो इजी, हमने प्रूव कर लिया गॉस थ्योरम को, बहुत सिंपल है। एक बार फिर से देखिए, एक चार्ज रखा था कहीं पर, एक था चार्ज, है ना, एक मूवी आई थी एक था टाइगर, तो आप समझिए एक था चार्ज, उसके अराउंड मैंने एक गॉसियन सरफेस लिया स्फेरिकल, और हम देखना चाहते थे उस गॉसियन सरफेस से निकलती हुई इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितनी होती है। तो उस सरफेस पे हमने एक चिप्पी काटा तरबूज वाला, और इस चिप्पी से परपेंडिकुलर निकला ds वेक्टर, और इसी चिप्पी के पैरेलल यानी चिप्पी के परपेंडिकुलर और ds वेक्टर के पैरेलल निकला इलेक्ट्रिक फील्ड, और हमने यहाँ पर इसको E डॉट डी एस किया। अगर आप चाहें तो आप ऐसे कर सकते हैं, इज इक्वल टू ई डी एस कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 वैल्यू होती है 1, क्योंकि आपने वेक्टर हटा दिया है, ये हो जाएगा 1, और आप यहाँ पे आप रख सकते हैं। इसके बाद आप देखोगे एप्सिलॉन क्यू जो फाई आएगा वो आएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो दो चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली, एक हमने पढ़ा व्हाट अबाउट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, और व्हाट अबाउट द गॉस लॉ। गॉस लॉ में क्या पढ़ने की जरूरत है, सिर्फ दो चीज़ें, सिर्फ दो चीज़ें। पहला, आपको एक गॉसियन सरफेस चाहिए, और दूसरा कि जो भी फ्लक्स उस सरफेस से पास होगी, जो भी फ्लक्स उस सरफेस से पास होगी, वो 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज। टोटल मतलब अगर यहाँ Q1 होता, अगर Q2 होता, Q3 होता, Q4 होता, तो यहाँ पे आंसर में क्या आता,
Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि टोटल चार्ज की बात की जा रही है। ये जरूरी नहीं कि वो सेंटर पे ही हो, उस सरफेस के अंदर होना चाहिए, सेंटर पे नहीं। आपका दिल आपके सेंटर पे नहीं है, आपके अंदर है, ठीक है। तो उसी तरह से वो अंदर होना चाहिए। और फ्लक्स क्या होता है? जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर पास करती है उसे कहते हैं फ्लक्स। और अब हम लोग करेंगे गॉस लॉ का एप्लीकेशन। दिस इज कूलम्स लॉ बाय गॉस थ्योरम। मतलब हम लोग कूलम्स लॉ को गॉस थ्योरम से प्रूव करेंगे, ठीक है। क्या था कूलम्स लॉ? एक था टाइगर Q1, एक और टाइगर Q2, दोनों के बीच रिपल्सन कितना? F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। R स्क्वायर इज अ डिस्टेंस बिटवीन देम। दिस इज कॉल्ड कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ कहता था कि दो चार्ज के बीच एक फोर्स लगता है, वो फोर्स होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और इसी को हम लोग करेंगे प्रूव बाय गॉस थ्योरम या फिर गॉस लॉ, ठीक है। तो एक चार्ज ले लेते हैं पहले हम लोग कि चलो एक चार्ज Q1 है, दिस इज कॉल्ड Q1 चार्ज, या Q चार्ज मान लेते हैं, दिस इज अ Q चार्ज, ठीक है। यहां पर Q चार्ज रखा हुआ है और हमने मान लिया फिर से एक गॉसियन सरफेस, दिस स्फीयर, दिस इज अ स्फीयर। और इस गॉसियन सरफेस से फिर से हमने वही वाला चिप्पी लिया, वही वाला चिप्पी जो कि तरबूज में कटा था, ठीक है। ये चिप्पी लिया हमने, ये देखो चिप्पी, और ये चिप्पी कितनी थी? ds। तो ये कितना हो जाएगा? ds वेक्टर। और यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी यहां से, वो भी कितनी हो जाएगी? E वेक्टर। दोनों बीच एंगल कितना? 0। फिर से एक Q चार्ज लिया, इसके अराउंड हमने एक गॉसियन सरफेस खींचा, वो सरफेस स्फेरिकल था। हमने एक चिप्पी ली है, आप उसको चिप्पा भी कह सकते हैं, और वहाँ से एरिया वेक्टर हमने देखा उस चिप्पी से ds वेक्टर, और इस चार्ज से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर, ठीक है। तो व्हाट अबाउट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स? क्या होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स? आप कहोगे E डॉट ds, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। E डॉट ds, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। वेरी गुड। चलिए, क्या कहा था गॉस ने? तो बाय द गॉस थ्योरम, बाय द गॉस थ्योरम क्या कहा था गॉस भैया ने कि जो फ्लक्स होगा वो होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। याद आ रहा है? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। रिवाइंड करके देख लो वीडियो को, समझ में आ जाएगा। Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और E को बाहर कर ले हम लोग, या फिर पहले ये कर ले कि E ds और बीच का एंगल कितना? 0 डिग्री। तो E ds cos 0 डिग्री, ठीक है, समझ आ रहा होगा ना। अब ये हो जाएगा, E को कर लीजिए बाहर, और अब ये हो जाएगा ds cos 0 हो गया 1, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये सरफेस पूरा कितना आएगा? 4 पाई r स्क्वायर। समझ में आ रहा है? कितना आएगा? 4 पाई r स्क्वायर। तो E इंटू 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। मैंने मान लिया कि इसका जो रेडियस है वो r था, तो ये आ गया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो कितना अच्छे समझ आया, कितना अच्छे समझ में आया। जो E आएगा यहाँ से वो कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकाला हमने गॉस थ्योरम से, लेकिन हम लोग को निकालना है कूलम्स लॉ का, फोर्स निकालना है हम लोग को, फील्ड नहीं निकालना है। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम मान लेंगे, लेट कर लेंगे। लेट करने का मतलब नहीं लेट जाएंगे, लेट मतलब एज्यूम कर लेंगे कि Q की जगह पर Q1 रखा है, और जो सरफेस है ds पर, तो ds पर Q2 रखा है, ऐसा मान लिया मैंने, ठीक है। Q की जगह पर Q1 और ds पे क्या रखा हुआ है? Q2। तो
तो व्हाट अबाउट द फोर्स, तो आप जानते हो फोर्स ऑन Q2, फोर्स ऑन Q2 क्या आएगा, फोर्स क्या होता है Q इंटू ई, याद है Q इंटू ई, दिस इज कॉल्ड फोर्स, ये होता है ना Q इंटू ई। तो फोर्स हो जाएगा Q2 इंटू ई, और ई कितना है अभी निकाला हम लोगों ने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन आर स्क्वायर, और ये हो गया Q2। तो फोर्स कितना आ गया, फोर्स आ गया, देखा कुछ ज़्यादा फोर्स लग गया, ये पूरा निकल ही गया एक ही बार में, कोई बात नहीं, हल्का फोर्स लगाते हैं, और अब फोर्स आ गया यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो बच्चों समझ में आया।